स्टूडेंट, मैं हूं वीर सिंह। ट्रिपल सी फैमिली में आपका स्वागत करते हैं। और जब भी मैं आता हूं तो आपके बीच में कुछ न कुछ विशेष लेकर आता हूं। हम लोग फिजिक्स में पहला चैप्टर पढ़ रहे थे, वैद्युत आवेश का वैद्युत क्षेत्र। इसमें हम लोग एक बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के व्यंजन यानी व्यंजक हम लोग स्थापित कर दिए थे। और किसी बिंदु आवेश के कारण जो हम लोग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाले थे वो आया था 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और क्यू बटे किसके था r² पे। याद रखेंगे, यानी किसी एक बिंदु आवेश के कारण जो हम लोग डेरिवेशन किए थे तो उस समय वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र आया था E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/r² के। अगर आप वह नहीं देखे हैं तो इसके पहले वाले वीडियो को आप देखेंगे तो इसमें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो कहने मतलब ये आपका एक बिंदु के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र ये निकाला गया था E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/r² के। आज हम लोग पढ़ेंगे एक समान रूप से आवेशित वलय के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक क्या होता है। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, हम एक आवेशित वलय ले लेते हैं। वलय माने होता है क्या, रिंग जिसको कहते हैं। देखिएगा, एक आवेशित वलय मैं ऐसे ले ले रहा हूँ और वलय हो गए एक आवेशित वलय है जिस पर प्लस Q कूलम आवेश को क्या करिए, समान रूप से फैला दीजिए। ये प्लस Q कूलम का आवेश है जिसको इस वलय पर मैं समान रूप से फैला दे रहा हूँ। ठीक है ना। और इस वलय का ये केंद्र मान लेते हैं। इस वलय का केंद्र क्या है, इस वलय का केंद्र O है। और इस वलय के केंद्र से स्मॉल x दूरी पर एक बिंदु P ले लेते हैं। इस बिंदु P पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, और यह आवेशित वलय में एक छोटा सा अल्पांश हम ले लेते हैं, एक छोटा सा भाग हम ले लेते हैं। ये तो प्लस था, इसका नाम हम लिख देते हैं AB, एक छोटा सा अल्पांश है। इसका नाम यहाँ से लेकर यहाँ तक इस अल्पांश का नाम है AB। और इस पर जो आवेश है मान लेते हैं डेल Q। इस पर आवेश क्या है, डेल Q है। यानी कहने मतलब यह है कि सबसे पहले एक आवेशित वलय लिए हैं। इस आवेशित वलय पर ये प्लस Q कूलम का आवेश था, इस Q कूलम के आवेश को समान रूप से फैला दिए। जैसे अगर हम बात करें 100 रुपये की बात करते हैं तो 100 रुपये में एक नोट आता है, 100 रुपये का एक नोट होता है। लेकिन अगर 100 रुपये का सिक्का ले लें, एक का सिक्का ले लें तो 100 सिक्का होगा। और 100 सिक्का हम इस तरह से क्या कर सकते हैं, फैला सकते हैं। उसी तरह से हमने Q आवेश लिया तो Q नहीं रहा, Q के टुकड़े हम करते गए और समान रूप से इस गोले पर क्या किए, वलय पर क्या किए, फैला दिए हैं। और जब फैलाए हैं तो इस वलय का केंद्र O है और इस वलय की त्रिज्या मान लेते हैं स्मॉल a है। ध्यान दीजिएगा, इस वलय की त्रिज्या स्मॉल a है और वलय के केंद्र O से स्मॉल x दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके लिए हमने वलय पर एक छोटा सा अल्पांश लिया जिसका नाम है AB और उस पर आवेश क्या है, डेल Q है। और डेल Q से इस बिंदु P की दूरी और यहाँ से इसको आगे बढ़ा देंगे, यानी यहाँ से इसको हम आगे बढ़ा देंगे और यहाँ से डेल Q से बिंदु P की दूरी R है और इनके बीच का कोण क्या है, थीटा है। तो जानते हैं कि यहाँ दिखेगा कि ये दोनों ये रेखाएं एक दूसरे को क्या करती हैं, काटती हैं। ध्यान दीजिएगा, ऐसे ये एक दूसरे को कहाँ काट रही हैं, बिंदु P पर काट रही हैं। तो स्वाभाविक है ये थीटा है तो ये भी क्या होगा, थीटा होगा। अब इसको क्या करेंगे, इसको हमने और यहाँ से एक लंबवत घटक खींच लेते हैं सीधे। और सीधे खींचने के बाद क्या करेंगे, अब इससे होकर यहाँ देखिएगा टाट करके इसको हम बढ़ा दे रहे हैं और यहाँ से भी इसको टाट करके तो इस तरह से जहाँ ये काट रहा था देखिएगा ये आपका डेल E है। क्या है, इसका नाम है डेल E। ठीक है, और यहाँ से क्षैतिज घटक का नाम, ये बिंदु P को मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, बिंदु P है और क्षैतिज घटक का नाम हो जाएगा डेल E
cos थीटा, और ये जो ऊर्ध्वाधर घटक है इसका नाम होगा डेल ई साइन थीटा। ठीक है, अब आपके दिमाग में ये भी होगा कि कहाँ से आ रहा है डेल ई cos थीटा और डेल ई साइन थीटा कहाँ से आ गया। तो इसको मैं बता दूँ कि यहाँ से आप क्या करेंगे, P है, यहाँ आप इसको लिख सकते हैं Q और यहाँ आप लिख सकते हैं R। पी क्यू आर एक त्रिभुज है और पी क्यू आर एक त्रिभुज के साथ साथ ये समकोण त्रिभुज है। तो पी क्यू आर में अगर हम एक किनारे लिख दें कि त्रिभुज पी क्यू आर, त्रिभुज पी क्यू आर में पी क्यू आर में देखिए एक समकोण त्रिभुज है। तो अगर थीटा का मान निकालते हैं, cos थीटा का निकाल लीजिए, तो cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो cos थीटा बराबर क्या होगा, आधार बटे कर्ण। तो थीटा के लिए आधार वाली भुजा यही होगी, आधार वाली भुजा ये होगी और 90 के सामने भुजा ये होती है, तो आधार वाली भुजा होगी पी क्यू। तो यहाँ लिख सकते हैं cos थीटा बराबर पी क्यू बटे और कर्ण वाली भुजा होगी पी आर होगा। तो इस तरह से cos थीटा बराबर पी क्यू का मान आपको निकालना, पी से क्यू तक की दूरी निकालना है, पी क्यू लिखिए, आप पी से आर तक की दूरी क्या है, डेल ई है। तो इस तरह से क्रिया गुणा करें इसके बटे 1 मान के, तो पी क्यू बराबर हम जान सकते हैं, लिख सकते हैं डेल ई cos थीटा, ये पी क्यू का मान है, देखिएगा। इसीलिए पी क्यू की जो लंबाई हम लिखे हैं, पी से क्यू तक की लंबाई हमने क्या लिखा है, डेल ई cos थीटा, पी क्यू बराबर डेल ई cos थीटा। इसी प्रकार जैसे आपने इस त्रिभुज में एक बार cos निकाला, इसी प्रकार साइन थीटा निकाल लीजिए, पुनः साइन थीटा निकालेंगे। तो साइन थीटा बराबर सूत्र होता है लंब बटे कर्ण। तो लिखेंगे साइन थीटा बराबर लंब, थीटा के लिए थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है, तो क्यू आर होगा, क्यू आर बटे कर्ण तो यही होगा, क्योंकि 90 के सामने 90 बन रहा है ना, तो 90 के सामने भुजा कर्ण होती है, तो कर्ण का मान पी आर होगा। तो यहाँ हो गया पी आर। इस तरह से लिख सकते हैं साइन थीटा बराबर क्यू आर। जो लंबाई क्यू आर की है वही लंबाई किसकी होगी, पी एस की एस लिख दे रहे हैं। क्यों, क्योंकि आमने सामने की भुजाएं हैं और आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, बराबर। तो जो क्यू आर की होगी वही पी एस की होगी। तो इस तरह से क्यू आर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, पी एस लिख सकते हैं बटे पी आर। पी से आर तक की दूरी क्या है, डेल ई है, डेल ई। और इस तरह से हम क्रिया गुणा करेंगे तो पी एस बराबर हम लिख सकते हैं डेल ई साइन थीटा, डेल ई साइन थीटा। तो देखिएगा आपके सामने पी एस का मान, पी एस क्या है, पी से एस तक की लंबाई डेल ई साइन थीटा है, और पी से क्यू तक की लंबाई क्या है, पी से क्यू तक की लंबाई क्या है, डेल ई cos थीटा। इसको हम क्षैतिज घटक कहते हैं और इसको हम क्या करते हैं, ऊर्ध्वाधर घटक। तो आप लिखेंगे कैसे, ध्यान दीजिएगा, लिखने के लिए लिखेंगे माना एक आवेशित वलय, माना एक आवेशित वलय, वलय माने छल्ला होता है, आवेशित वलय जिसका केंद्र O तथा त्रिज्या अब केंद्र O हो गया और त्रिज्या क्या है, त्रिज्या स्मॉल a है। इस वलय पर प्लस q कूलाम का आवेश, समान रूप से वितरित है, समान रूप से वितरित है, वितरित बने फैला हुआ है। ठीक है, इस वलय के केंद्र से, कितनी दूरी पर, x दूरी पर, इस वलय के केंद्र से x दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर
पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तीव्रता ज्ञात करनी है। देख सकते हैं, यानी आवेशित बलक के केंद्र से स्मॉल x दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। माना वलय पर एक अल्पांश अवयव AB, अल्पांश अवयव का नाम क्या है? AB है। इसको मिटा दे रहे हैं, एक ही प्लांक का आवेश था। AB है जिस पर आवेश del Q है, जिस पर आवेश लिख देना है, जिस पर आवेश del Q है, जिस पर आवेश क्या है? del Q। तथा इस अवयव से यानी इस अवयव से AB से कितनी दूरी पर? स्मॉल r दूरी पर, तथा इस अवयव से स्मॉल r दूरी पर बिंदु P है, ठीक है। अब क्या करेंगे? देखिएगा, इस अवयव ये जो बलय है, इस पर एक छोटा सा अवयव हमने लिया जिसका नाम है AB और इस पर आवेश क्या? del Q। तो del Q है तो स्वाभाविक इसके कारण वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो del Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। तो लिखेंगे del Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिएगा, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इस आवेश के कारण इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो किसी बिंदु आवेश के कारण जो तीव्रता का सूत्र हम कल में डेरिवेशन किया था, तो E बराबर क्या है? 1/4π0 Q/r²। तो वहाँ स्मॉल q आवेश के कारण था, यहाँ कौन किस आवेश के कारण? del Q। तो जहाँ Q होगा वहाँ del Q लिखेंगे, और चूंकि बीच की दूरी आ रही था तो आ रही लिखेंगे, ठीक है। बिंदु की तीव्रता, तो यहाँ चूंकि del Q के कारण है तो वहाँ देखिएगा Q आवेश के कारण था तो तीव्रता को हमने E से लिखा था, यहाँ del Q के कारण है तो तीव्रता को हम किसे लिखेंगे? ये del में है तो यहाँ भी तीव्रता को किसे लिखेंगे? del E से लिखेंगे। del E बराबर क्या लिखेंगे? 1/4π0 Q के जगह क्या हो जाएगा? del Q r², ठीक है। ये हो गया आपका del Q आवेश के कारण। अब इसको हम बना ले सकते हैं सेपरेट नंबर 1, ठीक है। अब क्या करेंगे? क्षैतिज घटक लिखेंगे। क्षैतिज घटक आप देख सकते हैं क्या है? क्षैतिज घटक, ये देखिए, ये आपका क्षैतिज घटक इधर क्षैतिज में है तो क्षैतिज घटक हो गया, ठीक है। और ये देखिए लंबवत ऊर्ध्वाधर घटक, तो ऊर्ध्वाधर घटक रहता है तो del E sin थीटा लेते हैं, और क्षैतिज घटक है क्या लिखेंगे? del E cos थीटा। तो लिखेंगे क्षैतिज घटक बराबर del E cos थीटा, del E cos थीटा। और आप देख सकते हैं del E का मान आप निकाले हैं इतना, तो del E के जगह टोटल ये मान रख दीजिए, क्या हो जाएगा? 1/4π0 del Q बटे r²। भाई del E का मान, del E का मान ये टोटल हमने del E की जगह रखा, भाई को क्या है? cos थीटा। अब क्या करेंगे? अब लिखेंगे पूरे बलय के कारण, ध्यान दीजिएगा,
किसके कारण? पूरे वलय के कारण। पूरे यानी अभी तो हमने एक छोटे से भाग के कारण निकाला बिंदु P पर तीव्रता, अब हम इस पूरे वलय के कारण बिंदु P पर तीव्रता निकालेंगे। लिखेंगे अतः पूरे वलय के कारण, पूरे वलय के कारण, वलय के कारण बिंदु P पर, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो इसको हम लिखेंगे E से, और E बराबर यहाँ समेशन का चिन्ह लगा के और यहाँ लिख देंगे डेल E cos थीटा। ठीक है, अब देखिएगा, समझिए डेल E और डेल पूरे वलय, इस पूरे वलय के कारण जब बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालिएगा, पूरे वलय के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र, तो उसको किसे लिखेंगे? E से। जब एक अल्पांश के द्वारा निकाल रहे थे तो डेल E से लिखे हो, और जब पूरे वलय के कारण निकालेंगे तो E से लिखेंगे, और समेशन आप डेल E cos थीटा लिख लीजिएगा। अब E बराबर समेशन और डेल E cos थीटा, डेल E cos थीटा का टोटल मान क्या है? डेल E cos थीटा का ही तो मान ये निकला है, तो क्या रखेंगे? 1/4 पाई, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q डेल q अपान r स्क्वायर इनटू cos थीटा। और अब ये समेशन जो है केवल डेल q के साथ होगा, तो E बराबर हम लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और cos थीटा बटे r स्क्वायर, और ये समेशन किसके साथ हो जाएगा? डेल q के साथ। अब आप बताइए, इस वलय पर ऐसे छोटे छोटे तमाम अल्पांश है, ये डेल Q है तो यहाँ भी एक डेल Q होगा, यहाँ भी एक डेल Q होगा, यहाँ भी एक डेल Q होगा, यहाँ भी छोटे छोटे अल्पांश है, और सबका मान डेल Q होगा। तो डेल Q डेल Q डेल Q डेल Q सब जोड़ते जाओगे तो वह किसके बराबर होगा? Q के। किसके बराबर होगा? Q के। क्यों Q के बराबर होगा? क्योंकि Q ही तो समान रूप से फैला हुआ था। जैसे हमने कहा था 100 रुपए का नोट हो और 100 को सिक्का है तो चारों तरफ से फैला दिया जाए, एक सिक्का एक सिक्का एक सिक्का तो 100 सिक्का हो जाएगा, और 100 सिक्का मिला देंगे तो एक 100 का नोट तैयार होगा ना। उसी तरह से ये Q था, Q सब समान रूप से फैला हुआ था, तो इस इतने का मान डेल Q होते हैं, यहाँ भी डेल Q होगा, यहाँ भी डेल Q होगा, इधर भी डेल Q होगा, नीचे भी डेल Q। तो सारे डेल Q को जब जोड़ेंगे, यानी समस्त डेल Q को जोड़ेंगे तो किसके बराबर हो जाएगा? Q के। तो इस टोटल की जगह हम लिख देंगे Q। इस तरह से हो जाएगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, और यह डेल Q की जगह Q हो जाएगा, तो Q cos थीटा बटे किसके? r स्क्वायर। ये आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ये सूत्र हो गया। ठीक है, अब इसी में थोड़ा सा और है, तो ये तो आपको समझ में आ रहा होगा ये कैसे आया है, क्षैतिज घटक कैसे निकलता है, ऊर्ध्वाधर घटक कैसे निकलता है, इसको मैं मिटाने चल रहा हूँ। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसमें आपको थोड़ा सा और ध्यान देना है, उसके बाद ये डेरिवेशन आपका फाइनल हो जाए। आइए इसको हम आगे बढ़ाते हैं आगे के क्रम में। अब आप देखेंगे तो समीकरण, ये त्रिभुज की बात करते हैं, ये इस त्रिभुज की, इस त्रिभुज में देखिए ये थीटा है, ये 90 अंश का कोण बनेगा, ये 90 अंश का बनेगा, तो 90 अंश के सामने भुजा कर्ण होती है, तो जब 90 अंश के सामने भुजा कर्ण है तो इसका मतलब कर्ण का मान r होगा, आधार का मान x होगा, और लंब का मान क्या होगा? a होगा। ठीक है, तो कहने मतलब यह है, आप जानते हैं कि कर्ण का वर्ग बराबर क्या होता है, यानी कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है? लंब स्क्वायर धन आधार स्क्वायर। ये आप पढ़े हैं, अच्छी तरह से पढ़े हैं। अच्छा, कर्ण का मान क्या है? कर्ण तो आपका r है, तो यहाँ लिखेंगे r स्क्वायर बराबर, लंब आपका क्या है? a है, लंब यहाँ से यही होता है लंब, तो a स्क्वायर धन आधार क्या है? यहाँ से लेके यहाँ तक आधार क्या है? x स्क्वायर, और इस स्क्वायर को उठा किधर कर दें तो r बराबर क्या होगा? अंडर रूट में a स्क्वायर धन x स्क्वायर। ठीक है, और यहीं से आप निकाल लीजिए cos थीटा का मान इसी त्रिभुज में, यानी त्रिभुज की कौन सा त्रिभुज की बात हो रही है? OAP मान लेते हैं। कौन सी त्रिभुज? त्रिभुज OAP में, OAP में, OAP यानी इस त्रिभुज समकोण त्रिभुज ले रहे हैं, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज
OAP में, OAP कण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। ये कण क्या था, कण लंबे से सामने रूप वाली भुजा कण होती है, r का वर्ग हो रहा है, ठीक है। इस स्क्वायर को जब इस स्क्वायर को टोटल उठा के इधर भेजेंगे तो अंडर रूट में हो जाएगा। अब r का मान निकल गया। फिर एक बार आप क्या निकाल लीजिए, cos थीटा का मान निकालो। तो cos थीटा बराबर होता है क्या, आधार बटे कण। तो आप देख सकते हैं cos थीटा के लिए आधार वाली भुजा ये होगी और कण वाली भुजा ये होगी, तो आधार का मान हो जाएगा x और कण का मान क्या होगा, r। तो इस तरह से हो जाएगा x बटे r। अब इन सभी मानों को कहाँ लेकर चलेंगे, समीकरण नंबर 2 में। तो आइए अब समीकरण 2 से लिखेंगे, अब समीकरण 2 से, अब समीकरण 2 से क्या दिख रहा भाई, तो E बराबर लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, Q है तो Q लिखेंगे बटे r स्क्वायर की जगह तो हम रख सकते हैं क्या, कोष्टक में a स्क्वायर धन x स्क्वायर। ये हो जाएगा a स्क्वायर धन x स्क्वायर इनटू cos थीटा भी है, देखेंगे Q था Q लिख देंगे और r स्क्वायर की जगह तो टोटल ये लंबा मान लिख देंगे और cos थीटा की जगह क्या रखोगे, x बटे r रखेंगे, तो x बटे r। अब इस तरह से लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटे, ये देखेंगे कोष्टक में क्या है, a स्क्वायर धन x स्क्वायर। और ध्यान दिया जाए और देखिए कि r स्क्वायर ये तो हो गया और r का मान क्या था, r का मान ये अंडर रूट में है, तो ये अंडर रूट वाले मान को रखेंगे, तो ये हो जाएगा अंडर रूट में a स्क्वायर धन x स्क्वायर इनटू ऊपर क्या है x, तो x हो जाएगा इनटू। तो इस तरह से भी लिख सकते हैं E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 QX बटे, ये देख सकते हैं तो a स्क्वायर धन x स्क्वायर है और यहाँ देखेंगे तो ये अंडर रूट मतलब क्या होता है, अंडर रूट मतलब होता है उस संख्या पर 1/2 घात। तो यहाँ लिख सकते हैं a स्क्वायर धन x स्क्वायर के होल घात कितना, 1/2। देखेंगे तो यहाँ दोनों का आधार सेम है, जब आधार सेम है तो यहाँ घात 1 है और यहाँ घात आधा है, तो एक घात और आधा घात मिल के 1.5 घात, यानी 1.5 घात मतलब 3/2 लिख सकते हैं। तो इस तरह से आप लिखेंगे E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 QX अपान, लिख सकते हैं a स्क्वायर धन x स्क्वायर। ये घात यहाँ 1 था और यहाँ आधा है, तो दोनों जोड़ देंगे तो 1 और आधा होता है 1.5 और 1.5 को हम क्या लिख सकते हैं, 3/2। क्या लिखेंगे, 3/2 और मात्रा क्या होगा, न्यूटन प्रति कूलम होगा, न्यूटन प्रति कूलम होगा। क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है कि किसी परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं और E से लिखते हैं। और E बराबर आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 QX अपान a स्क्वायर धन x स्क्वायर, होल घात कितना, 3/2। एक बार और मैं रिपीट कर देता हूँ सरसरी निगाह से, उसके बाद आप कर दीजिएगा। देखिए एक आवेशित बल था, माना एक आवेशित बल है, हमने लिखा माना एक आवेशित बल है जिसका केंद्र O है तथा त्रिज्या a है। इस पर इस वलय पर प्लस q कूलम आवेश समान रूप से वितरित है। इस वलय के केंद्र O से x दूरी पर, इस मान x दूरी वलय के केंद्र O से यही लिख सकते हैं, यही मैं वो डाल दे रहा हूँ। O से कितनी दूरी पर, x दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। माना वलय पर एक अल्पांश अवयव AB लिए हैं जिस पर आवेश क्या है, डेल Q है तथा इस अवयव से इस मानांक दूरी पर बिंदु P है प्लस Q आवेश। जब ये r दूरी पर बिंदु P है और इसके बीच का कोण हमने मान लिया थीटा, इसको आगे बढ़ा दिया, इसको आगे बढ़ा दिया, तो एक दूसरे को काट रहे हैं, ये थीटा भी थीटा होगा क्योंकि ये शीर्षा विमुख कोण है। और इसको हम कहेंगे क्षैतिज घटक, जो कि अभी मैं इसके पहले बताया था। क्षैतिज घटक मान आ गया डेल E cos थीटा और ऊर्ध्वाधर घटक का मान क्या होगा, डेल E sin थीटा। अब डेल Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को आपको बताया था क्या था, एक Q आवेश के कारण होता है तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन Q अपान r स्क्वायर लिखते हो, लेकिन डेल E के कारण है तो डेल
डेल क्यू आवेश के कारण है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ई से नहीं लिखेंगे, डेल ई से लिखेंगे और 1/4π0 क्यू की जगह डेल क्यू बटे आर स्क्वायर हो जाएगा। क्षैतिज घटक का मान आपका डेल ई cos थीटा है, तो डेल ई का मान ये टोटल यहाँ उतारेंगे और cos थीटा है ये है। अब अतः अभी तो एक अनुमान द्वारा निकाले थे, अब पूरे वलय के कारण, तो पूरे वलय के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालोगे तो ई से लिखेंगे। अब जब पूरे वलय से लिखेंगे तब ई से और समेशन ऑफ डेल ई cos थीटा, और डेल ई cos थीटा का मान आप डेल ई cos थीटा का मान ये टोटल उतार के यहाँ रखेंगे, तो 1/4π डेल क्यू अपन आर स्क्वायर cos थीटा। अब ये सारे मान इधर चले जाएंगे और समेशन किसके साथ हो जाएगा, डेल क्यू के। क्यों? क्योंकि डेल क्यू यहाँ भी डेल क्यू, 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 सभी डेल क्यूओं को जोड़ दिया जाएगा तो किसके बराबर होगा, क्यू के। तो समेशन डेल क्यू की जगह हम लिख देंगे क्यू cos थीटा बटे आर स्क्वायर हो गया। अब क्या करेंगे, अब त्रिभुज कौन सा लेंगे, त्रिभुज ए ओ पी में, ये ए यहाँ भी लिख सकते हैं और बी यहाँ भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ए ओ पी में एक समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग बराबर क्या होता है, लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, और कर्ण 90 से सामने वाली भुजा कर्ण होती है, तो कर्ण मतलब आर का वर्ग होगा बराबर लंब का मतलब ए का मान ए का वर्ग होगा धन आधार मतलब एक्स का वर्ग, और इस स्क्वायर को किधर करेंगे तो अंदर रूट हो जाएगा। और इसी त्रिभुज में cos थीटा निकाल लीजिए, और cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, तो थीटा के लिए आधार वाली भुजा x होगा और कर्ण वाली भुजा क्या हो जाएगा r, तो x बटे r हो जाएगा। अब समीकरण 2 से समीकरण 2 आपका यहाँ लिखा गया है, तो आइए E बराबर 1/4π0 लिखेंगे, Q है तो Q लिखेंगे, और r स्क्वायर की जगह देखिए a स्क्वायर धन x स्क्वायर, इस r स्क्वायर की जगह a स्क्वायर धन x स्क्वायर, और cos थीटा की जगह क्या लिखोगे, x बटे r, तो x बटे r लिखे हैं, ठीक है। 1/4π0 Q अपान a स्क्वायर धन x स्क्वायर, और x बटे और r का मान आप देख सकते हैं, r का मान क्या है, अंडर रूट में a स्क्वायर धन x स्क्वायर, और फिर क्या करोगे 1/4π0 Q का x में गुणा करोगे qx हो गया, ये a स्क्वायर धन x स्क्वायर हो गया, ये अंडर रूट जब हटाते हैं तो संख्या को कितना घात लिखते हैं 1/2, और इस तरह से दोनों का गुणा करोगे तो आप एक घात यहाँ है और आधा घात है, दोनों आधार सेम है, तो एक घात और आधा घात मिलकर कितना हो गया, 1.5 घात, और 1.5 घात को हम क्या लिखते हैं 3/2, और इस तरह से आपका मामला कहेगा न्यूटन प्रति कूलाम। ये आवेशित वलय के कारण जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ये व्यंजक है, और हमें उम्मीद है कि इसे समझने में आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हुई होगी। और अगर आपने एक बिंदु आवेश के कारण अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक नहीं पढ़ा है तो इसके पहले वाले वीडियो को जरूर देखें, नहीं फिर आपको ये समझने में थोड़ा सा असुविधा हो सकता है। अब नेक्स्ट टॉपिक आपका आ गया है वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव होता क्या है तो समझ लीजिए कि वैद्युत द्विध्रुव वह निकाय होता है जिसमें विपरीत प्रकार के बिंदु आवेश एक दूसरे से अत्यंत अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, उसी को हम कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव। जैसे ध्यान दीजिएगा कि वैद्युत द्विध्रुव के लिए ये ध्यान दीजिएगा, ये वैद्युत द्विध्रुव है, इस पर ये देखिए -q है और ये +q है, और इनके बीच की अल्प दूरी कितनी होती है 2l। तो ध्यान दीजिएगा वैद्युत द्विध्रुव वह निकाय होता है जिसमें विपरीत प्रकार के आवेश, ये -q है प्लस विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से अत्यंत अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, इसी निकाय को हम क्या कहेंगे वैद्युत द्विध्रुव। परिभाषा लिख रहे हैं वैद्युत द्विध्रुव वह निकाय होता है जिसमें विपरीत प्रकार के बिंदु आवेश एक दूसरे से अत्यंत अल्प दूरी पर होते हैं, दूरी पर स्थित होते हैं। तो आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है कि वैद्युत द्विध्रुव एक निकाय होता है जिसमें देखिएगा वैद्युत द्विध्रुव निकाय होता है जिसमें दो विपरीत
प्रकार के बिंदु आवेश, एक बिंदु आवेश माइनस क्यू है, एक बिंदु आवेश क्या है प्लस क्यू आवेश, जो जिसमें दो विपरीत प्रकार के बिंदु आवेश एक दूसरे से अत्यंत अल्प दूरी, वो अल्प दूरी कितनी होती है 2l होती है। तो याद रखिएगा कि वैद्युत द्विध्रुव वह निकाय होता है जिसमें विपरीत प्रकार के बिंदु आवेश, विपरीत प्रकार के बिंदु आवेश माइनस क्यू प्लस क्यू, इसलिए इसको कहेंगे विपरीत प्रकार के बिंदु आवेश एक दूसरे से अत्यंत अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये 1 नंबर में परीक्षा में जरूर आता है। उसके बाद अगला वेरी इंपॉर्टेंट जो है, अगला भी इंपॉर्टेंट है, ये आपका आता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो याद रखेंगे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ये क्या होता है, ये भी याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, तो वैद्युत द्विध्रुव अभी आपने पढ़ा कि वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, एक निकाय होता है जिसमें विपरीत प्रकार के बिंदु आवेश एक दूसरे से अत्यंत अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, कि ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण यह करता है कि किसी एक आवेश, इन दोनों में से कोई एक आवेश लेना है, किसी एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को, यानी एक आवेश और इसका जो गुणा करेंगे तो माइनस क्यू अपने 2l, यानी 2ql को हम क्या कहेंगे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहेंगे। यानी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा आप कैसे देंगे, तो आप कहिएगा किसी एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को हम क्या कहेंगे वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण। यही मैं लिख दे रहा हूँ, किसी एक आवेश, किसी एक आवेश, किसी एक आवेश तथा दोनों आवेशों तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण करते हैं। इसे स्मॉल p से लिखते हैं। अब वैद्युत द्विध्रुव यानी P बराबर क्या होगा, आप देख सकते हैं किसी एक आवेश, कोई एक आवेश ले लीजिए, चाहे प्लस क्यू चाहे माइनस क्यू। तो अगर प्लस क्यू लेते हो तो Q गुणे और इनके बीच की दूरी कितनी है 2l, अर्थात P बराबर किसके आ गया, तो आप देख सकते हैं 2ql। इसी को हम कहेंगे क्या वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। यानी अगर आप प्लस क्यू लेते हैं तो प्लस क्यू गुणे 2l होगा, अगर माइनस क्यू लेते हैं तो माइनस क्यू गुणे 2l हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों में से कोई भी आप ले सकते हैं। और इसका मात्रक क्या होगा, आप देख सकते हैं इसका मात्रक लेंगे तो क्यू का आवेश का मात्रक क्या होता है कूलाम, और है दूरी का मात्रक मीटर, तो कूलाम मीटर होता है। ठीक है, तो एक बार मैं और रिपीट कर दे रहा हूँ, वैद्युत द्विध्रुव होता क्या है, तो आप कहिएगा कि वैद्युत द्विध्रुव वह निकाय होता है जिसमें विपरीत प्रकार के बिंदु आवेश एक दूसरे से अत्यंत अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, तो आप कहिएगा कि किसी एक आवेश, वैद्युत द्विध्रुव होता है, आप वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश, कोई एक आवेश ले लीजिएगा और इनके बीच की दूरी के गुणनफल को हम क्या कहेंगे वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण करते हैं। किसी एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण करते हैं, इसे P से लिखते हैं। और P बराबर एक आवेश लीजिए, चाहे प्लस क्यू लिखो चाहे माइनस, तो प्लस क्यू गुणे इनके बीच की दूरी 2l ले लीजिए, और इस तरह से आ गया 2ql। तो Q का मात्रक क्या होता है, यानी आवेश का मात्रक कूलाम और दूरी का मात्रक मीटर। तो इस तरह से वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का जो मात्रक कोई पूछे तो आप बताएंगे कूलाम मीटर। ये दोनों जरूर आप एकदम याद रखेंगे, और बहुत ही आसान तरीके से मैंने इसको बताया है। अगर आपने वास्तव में इसको समझ लिया तो फिर आपको कभी जीवन में भूलेगा नहीं। और वास्तव में अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो जरूर कमेंट्स लिखिए, शेयर करिए, लाइक करिए। ठीक है, और अगर वीडियो वास्तव में आपको पसंद आ रहा है तो शेयर जरूर करें, जिससे अधिक से अधिक बच्चे इसका लाभ उठा सकें। ओके, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में।